हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज मैं बात करूंगा जी कि दैनिक जागरण में कौन सी न्यूज़ इम्पोर्टेंट्स है और कौन सी न्यूज़ इम्पोर्टेंट्स नहीं है। आप सिविल सर्विस की तैयारी करते होंगे तो इसमें आपको बहुत बड़ी जानकारी ये देखना है कि आपको प्रतिदिन आपको सिलेबस पढ़ना है। सिलेबस पढ़ने के बाद आपको न्यूज़ पर आना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको इस पेपर में बहुत सारे बात दी हुई रहती है, लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा कि कौन से सिलेबस में हमारे पास है, कौन सी न्यूज़ हमारे लिए नहीं है। अगर आप सिलेबस अच्छे से आपको याद है आपको, तो आप इस पेपर में आप अच्छे से डिसाइड निर्णय ले पाएंगे कि इसमें हमारे लिए कौन सी पेपर है और ये कौन सी ये न्यूज़ है जो कि कौन सी पेपर में जा सकता है। आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। पहली बात ये मैं बता दूं कि नेपाल में विमान हादसे में 5 भारतीयों समेत 68 यात्रियों की मौत हो गई है। यानी कि आप जानते हैं कि भारत और इंडिया अब बार बार ये देखा जाता है कि नेपाल में विमान हादसे होते रहता है। तो इसमें अब भारत के 5 ऐसे जो जवान ये भारतीय थे उसकी मौत हो गई है। अब इसके बारे में देखना है कि इंटरनेशनल बार बार जो मामला ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो खैर इसमें देखना, अब इसको इतना कोई न्यूज़ इम्पोर्टेंस नहीं है, इसके लिए आप इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन आगे की ओर अगर मैं बात करूँ तो इसमें जोशीमठ में चोरी हो रही है दरारें, इससे रिलेटेड आपको ये सब न्यूज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास करके ये आपको सिविल सर्विस से रिक्वायरमेंट भी आपके लिए नहीं है। दूसरी पॉइंट में यह भी बताया गया है कि आपको इसमें देखना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी छात्र कर सकेंगे हिंदुत्व की पढ़ाई। आप जानते हैं कि इससे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय या जेएनयू विश्वविद्यालय जो हुआ उसमें आपके हिंदुत्व की पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन अब इसमें इसे लागू कर दिया गया है। हालांकि अब एक बात भी मैं बता दूं कि पीएम आवास योजना केंद्र में भंग सरकार से खर्च का ब्यौरा मांगेगा। यानी कि किसी भी प्रकार का जो अगर योजना है, अगर उसमें लागू हुई है, भारत सरकार के पास हो या राज्य सरकार के पास हो, अब उस योजना के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और इसीलिए एक सरकारी योजना आता है, उसको आप पढ़ कर के आप ये पता लगा सकते हैं कि भारत सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजना दिया गया है और किस हिसाब से यह काम करती है। आखिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस योजना के किस तरह से माध्यम से किससे लागू किया जाता है। इससे बहुत उम्मीद होती है। आगे की अगर मैं बात करूं तो इसमें वंदे भारत गुलामी के आत्मनिर्भर को और बढ़ाने वाली प्रतीक होती है। मैंने कि ये देखना पड़ रहा है कि हमारा पहले तो भारत हमारा गुलाम था, तो पहले जो अंग्रेज के ही तरफ से दिया गया था जो भी ट्रेन है उसके हिसाब से। लेकिन बता दूं ये कि वंदे भारत जो है या गुलामी से हमें दूर कर रहा है और आत्मनिर्भरता की ओर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हुए ये अभी हाल ही में अपने स्टेटमेंट में जारी करके ये बात बताए हैं। हालांकि इसमें यह बात भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि 7 वंदे भारत जो ट्रेन है इसमें कि कुल 33 से 23 लाख किलोमीटर तक के इसे रफ्तार किया गया है। आखिर की 40 लाख से अधिक यात्रियों इसे वंदे भारत के लिए इसे काम कर चुका है। इससे यह भी देखना पड़ेगा कि हमें आत्मनिर्भरता होने की बहुत ज़रूरी है। और इसके आप क्या करेंगे, इसी में आपको इसमें कुछ और सारे जो योजना है जो इसमें चलाई गई है इसके बारे में भी बताया गया है। आखिर के आगे मैं बात करूँ कि हमेशा जो अरविंद केजरीवाल जो है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, और इसमें अगर मैं बात करूँ कि विजय सक्सेना जो है जो आप दिल्ली में एलजी है, अब ये दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा टकराव होते रहता है। क्योंकि कभी भी जब भी दिल्ली सरकार का जो फाइल जब जाती है राज्यपाल के पास में, तो वो भी कुछ इस तरह से काम करते हैं कि फिर मुख्यमंत्री जी गुस्सा आ जाते हैं, उनका काम भी रुक जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि दोनों तरफ से ये कटास होने लगता है कि दिल्ली के विकास के लिए इससे पहले भी जो हमारे जो दिल्ली के जो गवर्नर थे उन पर भी हमारे जो आम आदमी पार्टी जी के तरफ से ये लगाया जा रहा था आरोप कि वह सही से फाइल का काम नहीं कर पाते हैं और सही से जो डिसीजन लेना चाहिए दिल्ली वासियों के लिए वह राज्य से वह काम नहीं कर रहे हैं।
इसी पर वो पहले भी था और अभी भी ये दोनों तरफ से बहस चलते रहती है। हालांकि हम ये बात भी देख सकते हैं कि परियोजना को रोकने के फाइल लटकाने की दशा में या राजनिवास में नकारा का है, यानी कि किसी भी तरह का फाइल हो उसे अपन आगे की ओर बढ़ा देना चाहिए, ना कि उसको रोक देना चाहिए। ये तो गलत है। हो सकता है किस तरह का फाइल हो ये तो राज्यपाल ही बता पाएंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री जी ही बता पाएंगे। आखिर विकास की बात हो तो उसमें फाइल को किसी भी तरह के रोकना नहीं चाहिए। जहाँ तक कि होना चाहिए फाइल को आगे की ओर बढ़ा देना चाहिए, ताकि ये होना चाहिए कि किसी भी राज्य हो वहाँ के जो लोग रहते हैं उसके लिए भलाई की बात होनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात है, अगर मैं बता दूं इसमें कि हवा सुधरी तो दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्य से रोक हटा दी जाएगी। अगर दूसरी बात है, इसमें एएसआई के नोटिस के विरोध में प्रदर्शन, पुलिसकर्मियों पर पथराव अभी किया गया है। आखिर की ये न्यूज़ आपके लिए उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है जितने की आपको चाहिए, लेकिन अगर बात करूँ कि दिल्ली में फिर से जहाँ पे ढूंढा जाएगा कि इंद्रप्रस्थ पुराने किले में होगी खुदाई और वहाँ से कुछ नई चीज़ में मिलेगा, इसीलिए फिर से इसे पुनः चालू किया जाएगा। आखिर की आगे की बात करेंगे तो इसमें भाजपा का रोड शो आज रास्ते यातायात के लिए बंद होंगे। ये आपके लिए उतने न्यूज इम्पोर्टेंस नहीं है जितने की आपको चाहिए। आगे की अगर मैं बात करूँ तो मुद्राओं में दिखा प्राचीन भारत का समृद्ध और गौरवशाली अतीत। यह आप जानते हैं कि ये हमारे इतिहास से रिलेटेड है, तो ये आपको पेपर 1 में चला जाएगा। और जो सिक्कों की कैसे होती थी पहचान, अगर पहले ज़माने में अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें सिक्के को किस हिसाब से पहचान होती थी, इसमें यह बताया जाता है कि हमें विपरीत 6ठी शताब्दी के सिक्कों को खासियत यह था कि उसे मुद्राओं का आकार करीब करीब एक जैसा ही था, जो कि सिक्कों का यह ग्रह करने वाले राम टेको कहा जाता था। अब आप जो को पता होना चाहिए कि राम टेके क्या है, और इसे महाजन पदों में इसे अधिकतर सिक्कों कॉपर या चांदी के हुआ करते थे। और ये भी बात पता है कि आपको मुद्राओं के राजाओं के नाम अंकित नहीं होते थे, यानी कि उस समय का जो भी मुद्रा था उस पर वहाँ का राजाओं का नाम उस पर नहीं होता था, ताकि इस सिक्कों पर अंकित लिपि और संकेतों के आधार नहीं था। अब दूसरे स्थानों पर हम इसके सिक्के पाए जाते थे। उससे यह होता था कि महाजन पद का निर्धारण किया जाता था और इस सिक्के को अधिकतर इसकी बाजार में कीमत कम होती थी। हालांकि कुछ महाजन पदों में सिक्कों काफ़ी महंगे होते थे और इस तरह का सिक्का होता था पहले। इसके लिए आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में दिल्ली मुद्रा उत्सव में भले ही बेशुमार प्राचीन सिक्कों को जमकर सौदेबाजी हो रही है, लेकिन आपको पता है कि 21 महाजन पदों में आपको जन पदों के हिसाब से यह मुद्रा भारत की अनमोल विरासत है और गौरव की बात है, जो कि इस इतिहासकार इस झलक को दिखाया जाए कि महाराष्ट्र के विदर्भ में उठाए गए थे, जो अविनाश राम टेके बहुत गर्व और उत्सव से इन सिक्कों को बारीकी से के बारे में बताते हैं कि यह जो सिक्का है यह दावा है कि 16 महाजनपदों में इन विविध सिक्कों को पहली बार आम जनता के लिए पेश किया गया था और उन्हें यह भी बताया कि इसके बाजार में इन सिक्कों की कीमत भले ही कम है, लेकिन यह हमारी अनमोल धरोहर है। यानी कि यह जो सिक्का है अभी हमारे बाजार में बहुत ही कम है, लेकिन यह हमारा पूर्वजों का है और इस पर हमारा गर्व होना चाहिए। बिल्कुल सही है। लेकिन इसे आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि दिल्ली से भारत सरकार ने रेलवे मंत्रालय का जो बहुत पहले अंग्रेज के समय के जो रेलवे सिस्टम था उसको किसी ने कबाड़ी खाने में बेच दिया गया था, तो उसको ले गया था, ये पेपर में आया था। फिर उसने रेलवे विभाग ने इस पर तुरंत एक्शन लिया कि वो जो रेलवे का सामान है उसको तुरंत उससे परचेज करके उसको विरासत में रखा जाए। आखिर जो हमारा पूर्वज ने बना कर गया है उसको बेचना नहीं है, उसको हमेशा को बरकरार करके रखना है।
उसी हिसाब से हमारे मान लिया जाए कि ये पुराने सिक्के हैं जो अभी ताकि इस पे कम है, लेकिन ये हमारा धरोहर है। हम इस पर गर्व करते हैं कि पहले हमारे देश में सिक्का इसी प्रकार से चलता था। दूसरी तरफ बात है कि इसमें हम राम टेके का कहना है, राम टेके का कहना है कि महाजन पद जो था, पहले जो शिक्षण महाजन पद था, लेकिन वो सिक्के आसानी से मिल जाते थे। बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूँ तो पहले इस सिक्के को आसानी से अगर मिल जाता तो पहले था, लेकिन अगर अभी बात करेंगे जो कि 21 सेंचुरी में, तो अभी ये सिक्का नहीं मिल पाएगा। नहीं मिलने का कारण यह है कि 6ठी शताब्दी था और अभी 21वीं से 21वीं शताब्दी चल रहा है भारत में हमारे। तो इससे ये पता चला कि वो बहुत पुराना सिक्का होगा, लेकिन हम उस सिक्का को भूल नहीं सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज जो थे यही सिक्का का इस्तेमाल करते थे। लेकिन इसके यह भी हमें पता चला है कि काफ़ी महंगे होते थे। कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद इन सिक्कों का संग्रह हुआ है। बिल्कुल, यानी कि ये सिक्के की कितने शिरकत करने के बाद, बहुत वर्षों के बाद जाकर के ये आया है। हमें मगध और मौर्य शासनकाल के सिक्के आसानी से मिल जाते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन अगर बात करूँ तो उसके शासन का कार्यकाल काफ़ी लंबे समय तक रहा है, जिसके चलते आसानी से इन सिक्कों को पाना बहुत ही दिलचस्प कम होती थी। अगर मुगल का या ब्रिटिश शासन की अगर हम बात करें तो इसके पर राजा का नाम था। अगर हम मुगल शासन आ गया या ब्रिटिश शासकों की बात करें तो इस सिक्के पर उनका राजा का नाम आ जाता था। तबकि हम 6ठी शताब्दी में अगर हम बात करें तो कॉपर और सिल्वर की मुद्राएं पाई जाती थी, और उस पर वहाँ का जो राजा होते थे उनका नाम नहीं रहता था। यानी इस जनपदों के सिक्के के सिल्वर के लिए, हालांकि हम मौर्य कालिक शासन के बाद विदर्भ के भद्र और मित्र के शासन काल में स्थानीय शासक के सिक्कों पर अपना नाम अंकित कराया था। वहाँ का जो राजा का नाम ब्राह्मी लिपि में अंकित हुआ। ब्राह्मी लिपि पहली बार ये हुआ कि जो वहाँ का राजा था उस राजा का नाम ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। जबकि आपको पता है कि शिला, कला एवं व्यापार के केंद्र के महाजनपद के नाम से भी जानते थे। ऐतिहासिक बताते हैं कि भारत में जो 6ठी शताब्दी के महाजनपद था, इसकी स्थापना हुआ था और इसके विकास कार्यालय जो था उसके राजवंश के शासकों द्वारा छोटे छोटे कस्बों एवं शहरों में मिलाकर के उसे महाजनपद की स्थापना हुई। आपसे ये भी पता होना चाहिए कि महाजनपद जो हुआ उसको कैसे स्थापना हुआ। तो उस समय की बात है जिस समय 6ठी शताब्दी की, जब महाजनपदों की स्थापना हो रही थी, तो बहुत सारे छोटे छोटे विकास कार्यालय था, राजवंश के शासक थे, उस सभी को छोटे कस्बों शहर मिलाकर के एक साथ में तब जाकर के महाजनपद की स्थापना हुई। जबकि 16 महाजनपद में प्रमुख रूप से कूर राजवंश, कोसल राजवंश, चांचल राजवंश, विदेह राजवंश, मैत्रेय राजवंश, चेदी राजवंश, मगध और गंगाधर राजवंश की काफ़ी खासियत थी। हालांकि आपको इस बात को देखना है कि 6ठी शताब्दी में के बाद जब यह 16 महाजनपद की स्थापना हुई तो उसमें बड़े राजवंश के जो शासक थे, छोटे छोटे कस्बे था, छोटे गांव था, वो सभी मिलाकर के एक 16 महाजनपद बना दिया गया। लेकिन यहाँ तक ये जानकारी है कि उसमें अलग अलग तरह के राजवंश थे, जैसे कि कूर, कौशल, चांचल, विंध्य राजवंश, मैत्रेय, चेदी, मगध, गांधार, काफी, ये सब चर्चित शासक थे वहाँ उस समय का, और इसे व्यापार के प्रमुख आकर्षक का केंद्र भी हुआ करते थे। देखिए, एक बार मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड मैं एक छोटे से ब्रीफिंग फिर से मैं रिकवरी कर देता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि ये जो मुद्रा है, हमारा जो सिक्का जो मिला है, यह इस पर गौरव की अतीत के बारे में बताता है। जो ये हमारा 6ठी शताब्दी से पहले ये सिक्के जो है वो कॉपर,
सिल्क का हुआ करते थे और उससे पहले इस सिक्के पर वहाँ का जो शासक होते थे उन शासक का नाम भी नहीं दिया जाता था। हालांकि कुछ समय बीत जाने के बाद यह हुआ कि वहाँ का जो जनपद 16 जनपद जो बना वो इस हिसाब से बना कि छोटे छोटे कस्बों, छोटी छोटी गांव को एक साथ मिलाने के बाद 16 महाजनपद की स्थापना हुई। आमतौर पर रामटेक का कहना में ये हुआ कि उस समय सिक्के आसानी से तो मिल जाते थे, लेकिन उनका कोई कीमत नहीं होता था। अच्छी बात है, लेकिन यह भी बात हम नहीं भूल सकते हैं, उस सिक्के की कीमत नहीं होता था, लेकिन अभी वो हमारे देश की धरोहर है जिस पर हमारा गर्व है। हम उस पर गर्व करते कि वो हमारे देश का ही था। और ये कुछ समय बीत जाने के बाद मुगल साम्राज्य और मगध आया। फिर आपको पता है कि जब ब्रिटिश का जब हुकूमत आया इस पर, और तो उस समय मुगल और या ब्रिटिश शासक के हिसाब से वहाँ पे उस राजाओं का सिक्का पर नाम लिखने की अनुमति मिल गई। लेकिन 6ठी शताब्दी से पहले किसी भी मगध और मौर्य शासनकाल के सिक्के पर आसानी से नहीं मिल पाता था। ये वजह से उसका शासन कार्यकाल की काफ़ी लंबे समय तक रहा है। लेकिन दूसरी बड़ी बात है, इसमें ये देखा जाता है कि शिल्प कला और व्यापार के केंद्र सबसे बड़ा जो था, जो इसी को माना जाता था, पांचल राजवंश, कोश राजवंश, मृत्य राजवंश, चेदी राजवंश, मगध राजवंश और गांधार राजवंश। ये सभी बहुत चर्चित थे। कब? जब 6ठी शताब्दी में। उस समय यह व्यापार का आकर्षक केंद्र माना जाता था। दोस्तों, तो आज मैं इसके बारे में ये देखना है कि हमें ये इतिहास से रिलेटेड ये बताता है। इसके लिए आपको इस चैप्टर को अच्छे से आपको नोट्स बनाना है। फिर आपको आगे का हम बात करेंगे, ये आपको ये पता होनी चाहिए कि क्या है नहीं है, ये आपका हिस्ट्री में चला जाएगा आपका। दूसरी पॉइंट में यह बताया जाता है कि कुछ समय पहले जेल में मिले थे नौशाद और अजय। ये आपके लिए सिविल सर्विस के लिए उतने नहीं हैं जितना कि आपको इस नोट्स की ज़रूरत है। हम आगे की ओर बात करेंगे तो आप जानते हैं कि 15 जनवरी को हम थल सेना आर्मी दिवस मनाते हैं। तो अभी रिसेंटली में ये जब हुई है, तो ये अभी इससे पहले जो हमेशा दिल्ली में ही मनाया जाता था, लेकिन इस वर्ष जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। इसीलिए मनाया गया है कि बार बार जो दिल्ली में मनाया जाता है उसे कभी दूसरे राज्य में भी मनाया जाए, ताकि वहाँ के लोगों को बारे में यह भी पता हो कि किस हिसाब से हमारे देश की जो सेनाएं हैं वो कैसे काम करती है, किस किस हिसाब से है, इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। आप इंडियन आर्मी के बाद आप जानते हैं कि हमारे देश की जो सुरक्षा की बात है तो हमारे इंडियन आर्मी के ही हाथ में है। अगर वह थोड़ा सा भी अगर लापरवाही हो तो आपकी जान हमेशा खतरे में जा सकता है। तो ये बता दूं कि अभी LAC पर हमेशा आप जानते हैं कि हमारे भारत में जो चाइना के साथ में हमेशा मुठभेड़ होते रहते हैं। इसमें यह भी है कि मजबूती से हमारा रक्षात्मक रूप अपनाया गया है। अब जनरल पांडे का ये कहना है बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूं कि हमारे देश की जो सुरक्षा है इस पर बहुत ही अहम ध्यान देने की ज़रूरत है और इस पर ध्यान दिया भी जाता है। सेना दिवस के मौके पर इसने वास्तविकता से कहा है कि हमें संघर्ष के विराम के उल्लंघन के मामले में कमी आया है। यानी कि यह पांडे जी बताते हैं कि हमारे 2022, 21 और 20 में उससे पहले भी हमारे संघर्ष होते थे, लेकिन 2022 में हमारे देश में बहुत ही कम आया है। लेकिन इसमें यह भी बताया गया है कि घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर रहा आतंकवाद से निपटने का तंत्र,
यानी कि ये देखा जाता है घुसपैठ का जो मामला है यह हमेशा ही बहुत परेशान करने वाले बात है। यह हमेशा इसका चलते रहा, लेकिन इस पर हमें एक नियंत्रण प्लान बना करके इस पर काम करना चाहिए। तो इसीलिए आपको इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि राजनाथ ने सेना को भविष्य के लिए तैयार रखने को कहा। बिल्कुल सही है। आप जानते कि आप सिविल सर्विस के बच्चे होंगे, आप तैयारी करते होंगे, आपको इस बात को ध्यान में करना है कि भविष्य में भी आपको प्लान लेकर के चलना है कि इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाते तो आप अपने राष्ट्र को किस हिसाब से काम करेंगे। जिस जिला मिलेगा और उससे भी ऊपर पोस्ट मिलेगा तो आपको धीरे धीरे आपका प्रमोशन, इसके हिसाब से आपको एक प्लान पर आपको काम करने की ज़रूरत है। तो इसमें यह भी बताया कि आज मैं पहली बार है इसमें ये देखूंगा कि रक्षा मंत्री जो है आपको राजनाथ सिंह यह बताते हैं कि सेना को हमेशा भविष्य के लिए वह अलर्ट पर रहना ही चाहिए, वो बेहतर से बेहतर बनाने के लिए अपने राष्ट्र को। हालांकि ये बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि अभी आप जानते हैं कि रसिया और यूक्रेन में संघर्ष के 1 साल होने जा रहा है। इस हिसाब से यह हमें जिक्र करने को तैयार है कि भविष्य में तैयारी करने को कहा गया है। सेना सेवा कोर और LAC जैसे हम बात करूँ तो बेंगलुरु में 17वीं भारतीय सेना दिवस कार्यक्रम में उन्हें सशस्त्र बलों की आह्वान किया थे। जबकि यह भी पता है कि अभी 75वें हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो इस बारे में आपको यह भी पता है कि कई प्रमुख सशस्त्र बल भी अपने सुरक्षा तंत्र को मजबूत करेंगे। और हालांकि इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि राजनाथ ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे समाज और राजनीति के लेकर की इकोनॉमी तक हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। बिल्कुल सही है, कुछ बदलाव आया, कुछ और बदलाव लाने की ज़रूरत है ताकि हमें सुरक्षा चुनौती भी उस बदलाव के गवाह है। सबसे बड़ी ये है कि हमें सुरक्षा होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात इसमें यह भी बताया गया है कि अगर अंडर वाटर ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से यह हथियारों का आज उपयोग किया जाता है। यह युग हमें प्रौद्योगिकी और केंद्रित हो गया ताकि दुनिया भर में सेनाएं आधुनिकीकरण में लगी हुई है और नए विचारों, प्रौद्योगिकियों और उसके संगठन पर ढांचे पर काम करने की रही है। आप देखेंगे कि अभी नए जो आर्टिफिशियल जो है इस पर हमारे सैनिकों को परीक्षण देना चाहिए। नए आर्टिफिशियल का हमें इस्तेमाल करने आना चाहिए। हमें हमेशा बदलाव करना चाहिए और हमारे ओल्ड जो टेक्निकल है उस पर हमें रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर देश जो है नए टेक्नोलॉजी अपने आर्टिफिशियल वो डेवलपमेंट कर रही है। उसी हिसाब से भारत भी अपने आत्मनिर्भर पर ही काम करना चाहिए। उसे अपने नए टेक्नोलॉजी बनाने की बहुत ज़रूरी है। बता दो कि बेंगलुरु में इसे बोला गया है, जबकि अमित शाह ने अपना स्टेटमेंट में जारी करके यह भी बताया कि हमारे सीमाओं, मातृभूमि और लोगों की रक्षा के लिए सेना असंख्य जवानों में अपने प्राणों की आहुति दी है। सेना दिवस पर उन सभी अज्ञात और अज्ञात सैनिक कर्मियों को भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूं जिन्हें अपना बलिदान दिया है। आप जानते हैं कि हमारे देश की जो सेना है, इंडियन आर्मी, बहुत अपनी मातृभूमि को सेवा करने के लिए वो अपना बलिदान दे देते हैं, ताकि इसलिए कि हमारी भारत सुरक्षित हो, हमारा राष्ट्र सुरक्षित हो, कोई इस पर हस्तक्षेप ना करे। ये बहुत गर्व की बात है। दूसरी पॉइंट है कि हमारे द्रौपदी मुर्मू की तरफ से यह बयान आया है कि सेना दिवस पर जवानों के बलिदान की अनगिनत कहानियां तो याद करती हूँ। बिल्कुल सही है, लेकिन उन्हें हमेशा शौर्य और साहस का परिचय दिया है। आपदा के समय में रक्षक के रूप में भी काम किया है। मैं इस अवसर पर सेना के सभी बहादुर जवानों और उनके परिवारों को सलाम करती हूँ। आप जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति जो हुए, यह कहना चाहते हैं कि हमारे जो देश का जो जवान है, जो आर्मी में है सभी जवान, वो अपने बलिदान तो देते ही अपने राष्ट्र के लिए, लेकिन अपने शौर्य और साहस का भी परिचय देते हैं दूसरे के सामने। और दूसरे देश भी इस तरह से आंख उठाकर नहीं देख सकता है हमारे भारत को,
जिस हिसाब से पहले अंग्रेज ने हुकूमत किया था। अगर थोड़ा भी अगर लापरवाही होती है तो हमारे इंडियन आर्मी तुरंत उसको जवाब दे देती है। और हमारे देश की बहुत ऐसे भी जवान हुए जो कि अपने बलिदान भी दे देते हैं। इसके में उनके परिवार सभी को एक साथ बहादुर को सभी परिवारों को सलाम करती है और करती रहेगी पूरे देश, क्योंकि हमारे ऐसे जवान की ही ज़रूरत है जो कि हमारा राष्ट्र को सुरक्षित कर सके। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यह बयान, आप देखिए कि इनका सेना दिवस पर क्या बयान आया है। आप जानते हैं कि सेना दिवस पर मैं सभी सैन्य कर्मियों को, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामना देता हूं। बिल्कुल सही है, लेकिन प्रत्येक भारतीय सेना पर गर्व है। हमारे देश में प्रत्येक लोग हैं, उन सभी को भारतीय सेना पर गर्व होती है, लेकिन हमें सैनिकों में हमेशा भारी रहेंगे और उन्हें हमेशा देश को सुरक्षित रखना है। संकट के समय सेवा के लिए उनकी प्रशंसा की जाती है। आप जानते हैं कि हमारे देश को इंडियन आर्मी है, अगर किसी भी तरह का संकट होती है या तो किसी दूसरे देश से भी, तो उसके लिए हमेशा अलर्ट पर रहती है। अगर आप जानते हैं कि कोविड-19 में जो हमारे देश का जो यह संकट आया था, उस समय हमारे जो इंडियन आर्मी है वो अपने चर भर के इससे निपटने के लिए वो अपने अलग अलग तरह से स्कीम बना कर के लोगों को सुरक्षा कर रहे थे। बहुत गर्व की बात है। इसीलिए आपको इस चीज़ को आप भूल नहीं सकते हैं और ये हमेशा आपको आने वाले पीढ़ी और सभी भी इसमें इस बात से शिक्षक को भी या सेना दिवस के बारे में बच्चों को भी बताना बहुत ज़रूरी है। तभी हमारे आने वाले जो फ्यूचर है तभी इस गर्व करेगा बच्चे सा कि नहीं, उसे भी आर्मी में जाना चाहिए और अपने राष्ट्र की सेवा करना बहुत ज़रूरी है।